अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, हमारे यहाँ तब तक किसी मसले पर कान नहीं धरे जाते जब तक पानी सर से ना गुजर जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है जब खसरे की वबा फैली तो बर वक्त बच्चों को वैक्सीन नहीं दी गई। इस वक्त तमाम बड़े अस्पतालों में खसरे से मुतासरा बच्चे जेरे इलाज हैं और अब तो डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि लापरवाही से खसरे की वबा फैली है। पंजाब में 3 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 33 लाख को वैक्सीन दी गई है। सवाल यह है कि जिस बीमारी पर दुनिया भर में काबू पा लिया गया है, हमारे यहाँ ये बेकाबू क्यों है? क्यों खसरे की वबा हमारे यहाँ घरों के चिराग को गुल कर रही है? हमारा मुस्तकबिल कहीं सिलेंडरों की आग में जल रहा है तो कहीं दहशतगर्दी की आग में। लेकिन खसरे से जो जानें ज़ाया हो रही हैं, क्या ये भी किसी दहशतगर्दी के किसी बड़े वाक़े से कम है? इस पर आज हम बात करेंगे। और हम रोजाना बात करते हैं लोड शेडिंग की कि आखिर लोड शेडिंग क्यों कम नहीं हो रही। मुल्क में जारी बदतरीन लोड शेडिंग, न जाने कब वो वक्त आएगा जब हम लोड शेडिंग की बजाय रोशन पाकिस्तान का नाम लिया करेंगे। शदीद धूप और गर्मी में किसका दिल करता है कि सड़कों पर आकर टायर जलाए, नारे लगाए और एहतजाज करे, लेकिन अवाम मजबूर हैं लोड शेडिंग के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करने के लिए। शायद उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एहतजाज सबका हक है, लेकिन एक दायरा कार में रहते हुए, और हम भी तब तक इस पर बात करते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। और साथ ही हम आज बात करेंगे, आज पूरे मुल्क में यौम तकबीर जोशो खरोश से मनाया जाएगा। 28 मई का दिन पाकिस्तान के लिए फख्र का दिन है। उस दिन पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया। कोशिश करेंगे कि हमारे हीरो एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से हमारी बात हो और वो इस दिन की अहमियत के हवाले से आज हमसे बात करें। और आखिर में आपको बताएंगे कि फेसबुक में जहां दोस्तों से फेसबुक बातचीत का एक बहुत अच्छा जरिया है, साथ हम आपको बताएंगे कि वहां ये बच्चों के लिए नुकसानदेह किस तरह है, इससे किस तरह बचा जाए। तो जी का साहब, आज आपके पास क्या है हमारे साथ शेयर करने की? शाजिया, एक कल हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। एक केस आपको याद होगा, पंजाब बैंक में जो कर्जे लिए गए, रीस्केजुअलिंग कराई गई और बहुत 9 बिलियन रुपीज़ का केस था। मगर इस पर जब इंक्वायरी कंडक्ट की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि नैब पे एतमाद का इजहार नहीं किया था हमारी सुपीरियर कोर्ट ने, तो पता चला कि ये सिर्फ 9 अरब का खेल नहीं है, ये कोई तकरीबन 76.178 अरब रुपए का इसमें घपला है। उसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, उन्होंने भी 4-4 बिलियन के लोन्स लिए हैं। और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मिसयूज़ किया गया इस बैंक को, और उस वक्त के जो सीएम थे परवेज़ इलाही साहब, उनके हवाले से उन्होंने भी यहाँ से लोन लिया था। और उसको ये सारी कहानी है, इस पर बात करेंगे। आज फिर इसकी हेयरिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेक्ट्स के नाम मांग लिए हैं, इस पर बात करूंगा। और फिर एक खबर क्लासर साहब के शहर से ही है कि वहाँ पे एक कैपिटल है, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, वहाँ पे बेशतर सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ सिर्फ आधा घंटा पानी आ रहा है और लोग जो हैं ये शिकायतें आ रही हैं कि वो वजू करने से भी कासिर हैं। तो ये क्या मामला है? अगर कैपिटल इस सूरत हाल में है तो बाकी आप इमेजिन कर ही सकते हैं। बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। जी क्लासर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आपके पास क्या है आज? 2-3 ये खबरें। पहली तो ये हमारे प्रोग्राम के खिलाफ एक शिकायत है, जो इसके ये खबर तो ये है कि कल यहाँ पे ब्रीफिंग थी, यहाँ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की वजारत खारजा की तरफ से, उन्होंने जो हमारे प्रोग्राम की कल शिकायत की है वो बताएंगे कि वो क्या शिकायत की। खबर तो ये है कि एक तो इसकी डिटेल बताएंगे। सुबह हमारा 9 बजे शो था, 11 बजे उनकी ब्रीफिंग थी और बाकायदा मेंशन किया गया हमारे शो को वहाँ पे एक। और दूसरा जो वहाँ कल हमने इसको आपको याद होगा स्टोरी दी थी कि वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जाते जाते जो 60 के करीब पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ उन्होंने ये ट्रेड ये काउंसलर बाहर भेजे थे, तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर मिट्टी पाने का फैसला कर लेकर छोड़ें, जो होना था हो गया, उसको आप जाने दें। इसके साथ ही रिलेटेड चीज़ ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के तर्जमान जो हैं, सेनेटर भी हैं, फरातुल्लाह बाबर साहब, तो वो इस बात पे पहली दफ़ा शदीद हैरान नज़र आए कि हमारी हुकूमत ने 11 रिटायर फ़ौजियों को उन्होंने बैरून मुल्क सफ़ीर तैनात किया था। और वो कल इस बात पे बहुत ये हैरान पाए गए कि हमने क्या काम किया था। इसकी भी हम आपको ये आगे प्रोग्राम में जाके डिटेल देंगे। और साथ में अभी तक जो कल हमने बात की थी, इसी से हम इसको एक ही उसमें गो में जाएंगे कि साबिक़ अरकान असम्बली हैं, वो अभी भी वजारत ये खारजा को कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को और हमारे जो यूरोप के वीज़े हैं वो आपने लेकर देने हैं। और कल भी उनको इससे मिलते जुलते हिदायत जारी की गई हैं। तो ये वो कुछ ये चंद खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ी सी डिटेल भी देंगे इनकी। और एक लास्टली कि कल एक लास्टली छोटी सी चीज़ है कि एक बड़ा एक वहाँ पे इंकशाफ भी किया गया है कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में वजारत खारजा में, कि एक
खतून अफसर जो हैं उनको तैनात किया गया लंदन के लिए, पोस्टिंग दी गई, लेकिन उन्होंने लंदन जाने से इनकार कर दिया। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि वो खतून कौन है और क्यों उन्होंने लंदन जाने से इनकार किया। ठीक है, इन तमाम खबरों पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हमें बात करनी है, अहम खबर है खसरे के हवाले से कि 9 मजीद बच्चे खसरे की वबा ने उनकी जान ले ली है। क्या वजह है कि हमारे यहाँ खसरे की वबा पर काबू नहीं पाया जा रहा है? इंसदाद खसरा मुहिम भी शुरू की गई, लेकिन इसके बावजूद खसरा खत्म नहीं हो सका। अच्छा शाजिया, यहाँ पे नुमाइंदे भी साथ हैं। 10 तो कल डेथ सिर्फ लाहौर में हुई, सिर्फ लाहौर, 4 फैसलाबाद में हुई। जी हाँ, और ये जो आपने फिगर दी है इस पे बात करते हैं मेरे ख्याल में। सलीम शेख हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी शाजिया जी सलीम, ये बताएगा कि अब तो डॉक्टर्स खुद कहने लगे हैं कि खसरे की जो वबा है लापरवाही की वजह से फैल रही है। किसकी लापरवाही हम कहें, इंतजामिया की कहें, डॉक्टर्स की कहें, वालिदैन की कहें, क्या वजह है कि अभी तक ये खसरे की वबा पर काबू नहीं पाया जा सका? मैं एक सवाल कपल कर दूं अपना भी शेख साहब कि 14,000 बच्चे हैं जो अब कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं ये डिजीज, तो ये एक एपिडेमिक बनती जा रही है। इसमें जो डेथ टॉल है कल बड़ा अलार्मिंग था, 14 बच्चे पंजाब में हुए। तो ये क्या इस पे मजीद काबू पाने के लिए ये कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं? और ये 14,000 बच्चा है, क्या खबर है आपके पास? काजी साहब, जो आपने कहा ना कि ये वबा बनती जा रही है, वबा तो ये बन चुकी है। और वबा जो है ये खास तौर पर लाहौर में ज्यादा नजर आ रही है। और ये लाहौर एक ऐसा शहर है, यहाँ पर वबा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आती रहती है। कभी डेंगू आ जाता है, कभी टाइनो सिरप, कभी PIC की मेडिसिन, और अब जो है ये खसरा आया हुआ है। यहाँ पर 80 के करीब जो बच्चे हैं लाहौर में, उनकी डेथ हो चुकी है, जबकि ओवरऑल जो है वो 116 बच्चे जो हैं वो पंजाब में उनकी डेथ हुई है। और 14,000 जो बच्चे आपने बताया है वो खसरे का शिकार हुए हैं, ये जनवरी से लेकर अब तक हुए हैं। और इस दौरान जो है वो काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो तो ठीक होके जा चुके हैं। लेकिन जो हुकूमत के लोग हैं या तिब्बी माहिरीन है, उनका ये कहना है कि जिन लोगों को खसरा हो रहा है और उनके साथ उनकी हलाकतें हो रही हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि वालिदैन ने अपने बच्चों को खसरे से बचाव के इंजेक्शन नहीं लगवाए थे, जिसकी वजह से ये बिगड़ जाता है। और उसकी वजह से ठीक है सलीम शेख, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर मुनीर हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर हाईकोर्ट ने भी अब हुक्म दिया है कि महकमा सेहत खसरे के खिलाफ जंगी बुनियादों पर इकदाम करे। बताया गया है कि 33 लाख वैक्सीन स्टोर है और पंजाब में सिर्फ 3 करोड़ बच्चों में से सिर्फ कुछ लाख बच्चों को जो है वो दी गई है वैक्सीन, और बहुत से बच्चे इस वैक्सीन से अभी तक महरूम है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर मुनीर, डायरेक्टर सर्विसेज हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि अभी तक हम वैक्सीन पर काबू वैक्सीन नहीं दे सके, इस खसरे की वबा पर काबू नहीं पा सके? अभी जो मुख्तलिफ अस्पतालों में बच्चे ज़ेरे इलाज हैं, क्या हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि हम इन्हें सेव कर सकते हैं? जी, अभी हमारे पास पूरे पंजाब में मुहिम करने के लिए तो वैक्सीन नहीं है। 1.5 करोड़ डोज वैक्सीन की तकरीबन 15 जून तक आ जाएगी और फिर हम पंजाब के जो 12 ज्यादा मुतासरा जिले हैं वहाँ पे कैंपेन शुरू करेंगे 24 जून से। लेकिन ये यहाँ पे मेरी वालिदैन से ये इल्तमास है कि हमने लाहौर में मुहिम चलाई है और हमारे अंदाजे के मुताबिक 26.5 लाख से ज्यादा लोगों बच्चों को टीके लगने चाहिए थे, लेकिन ये 26 लाख से कुछ ही लोग बच्चों को ज्यादा को टीके लगे। तो लाहौर में तमाम कोशिशों के बावजूद कम से कम 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी वजह से टीका नहीं लग सका। तो मेरी उन तमाम वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने कहा 50,000 बच्चों को टीका किसी वजह से नहीं लग सका, कि ये वजह क्या थी डॉक्टर साहब? ये ठीक है जी, ये उन्होंने कहा कि जी बच्चा हमारा कहीं गया हुआ है, शहर से बाहर गया हुआ है, या बच्चे कहीं छुप गए, या वालिदैन ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई। नहीं तो फिर आपने अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाई, लोगों को वालिदैन को ये इतला नहीं है, या ये लेम एक्सक्यूज है डॉक्टर साहब? नहीं, ये हमने कोई मीडिया कैंपेन चलाई, अखबारों में इश्तार दिए और आपके टीवी चैनल्स और अखबार जो हैं वो इस बात के शाहिद हैं कि हमने अवेयरनेस कैंपेन एक भरपूर अंदाज में चलाई, मसाजिद में ऐलान कराए, लाउड स्पीकरों पे ऐलान कराए,
मुख्तलिफ जो है हमारी जो शाहराहें हैं, मसरूफ तरीन जो कारोबारी मराकज हैं, वहाँ पे कैंप लगाए, लेकिन फिर भी कोई 50,000। अच्छा डॉक्टर साहब, हम रोजाना मॉनिटर करते हैं खबरें, एक दफा भी सरकार की तरफ से तशवीश का इजहार नहीं हुआ कि जी हम 50,000 घरों में गए हैं और वहां पे इनकार कर दिया है लोगों ने एन ब्लॉक अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाने से? नहीं सर, इनकार तो बहुत कम लोगों ने किया है। इनकार की तादाद तो 4 से 5,000 होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजह है वालिदैन बच्चों को बर वक्त डॉक्टर्स के पास नहीं लेके आते? क्या ऐसी वजह है कि वालिदैन अताई डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं? कुछ वालिदैन जो है वो दम दरूद पर ज्यादा यकीन रखते हैं, इसीलिए बच्चों को डॉक्टर्स के पास नहीं लेके आते। क्या ये भी वजह कह सकते हैं? जी हाँ, और जब बच्चों को डॉक्टरों के पास लेके आते हो तो बहुत लेट लेके आते हैं। एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जी जैसे ही खसरा हो उसको कम से कम किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को तो दिखाएं, बजाय किसी दम दरूद कराने के या कोई अपने टोट के इस्तेमाल करने। अच्छा, डॉक्टर साहब एक सवाल डॉक्टर साहब, 3.5 अस्पताल हैं सरकारी लाहौर शहर की अगर मैं बात कर लूं, और जनूब साइड जो उमरा के इलाके हैं वहां तो बन रहे हैं 5 स्टार हॉस्पिटल। सरकार के 3.5-4 अस्पताल हैं जिन्होंने केटर करना है 1 करोड़ की आबादी को। इल्जाम हम वालिदैन पे धर देते हैं। हुजूर आप ये समझते नहीं है कि वो स्पेंड इनएडिक्वेट मनी, हम पैसे खर्च नहीं करते सेहत पे, सेहत हमारी प्रायोरिटी सरकार की नहीं है? जी इसमें ऐसी बात नहीं है कि जी 6 हॉस्पिटल है। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर है उसके पास कोई 290 छोटी बड़ी हेल्थ फैसिलिटीज हैं। इसमें DHQs हैं, RHCs हैं, BHUs हैं। हिफाजती टीके लगाने के कम से कम 120 मराकज मौजूद हैं। आप कहीं भी ले जाइए, वहां पे आपके बच्चों को टीका जरूर लगेगा। जी क्लासा साहब, आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से सवाल तो करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि डॉक्टर साहब उसका जवाब ये इनसे रेलिवेंट बनता है या नहीं बनता। काजी साहब से मैं जरूर उस पर ये कॉमेंट भी लूंगा। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि हमें तो बताया गया था पंजाब बदल गया है और अब पूरा पाकिस्तान बदलने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे जो दुनिया जहाँ की कोई भी बीमारी है, वबा है, वो लाहौर से शुरू होती है। डेंगू को देख ले, वो आपका लाहौर से शुरू होता है। अब बच्चे बेचारे मार रहे हैं, वो लाहौर से शुरू हो रहे हैं। इससे पहले हमने आपको याद हार्ट के पेशेंट देखे थे, उनकी जैली दवाइयों का स्कैंडल आया था, वो वहीं पर आपके लाहौर से हुआ था। तो ये किस तरह का पंजाब बदला गया है, ये किस तरह की अप्रोच हैं? एक तो ये है, और दूसरा डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, वो कह रहे थे 15 जून के बाद हमारे पास जो मेडिसिन आएगी, वैक्सीनेशन आएगी, तो ये जरा मुझे बताएंगे इतने डिलेड जो फैसले हो रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने अपने प्रोग्राम में ये बात की थी, इंक्वायरी रिपोर्ट भी दिखाई थी सलमान फरूकी साहब ने जो कैबिनेट के साथ शेयर की थी, उसमें वो ये कहते थे कि ये जो सूबों की ब्यूरोक्रेसी है ये वक्त पे फैसले नहीं कर रही, ये वहां पे अपनी खरीदो फरोख्त इन्होंने करनी है, इनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। इवन वैक्सीनेशन जो हो रही है वो भी 2 नंबर किस्म की हो रही है, उसको भी इन्होंने ये बावर्ची खानों में रखा हुआ है, कोई ये कोल्ड स्टोरेज का इनके पास कोई प्लान नहीं है। इनके पास जो डिसीजन करने का टाइम है उसमें बहुत सारा टाइम ले रहे हैं। सो डॉक्टर साहब इसका जरा हमें बताएंगे कि इनकी खरीदो फरोख्त कौन कर रहा है, कौन सा महकमा है, कोऑर्डिनेशन इनके सेंटर के साथ है या नहीं है, या ये सारी कंपेन सिर्फ लाहौर की हद तक है या कोई पंजाब के कुछ और इजला में भी ये काम हो रहा है? जी डॉक्टर साहब। जी इस बारे में मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो खसरा की जो वबा है ये शुरू सिंध से हुई, और सिंध से फिर ये क्योंकि ये छूत की बीमारी है, ये वहां से ट्रेवल करती हुई सारा साउथ पंजाब होते हुए लाहौर में आई है। और पंजाब हुकूमत एक वाद हुकूमत है कि जिसने इसके लिए पिछले साल नवंबर में 26 करोड़ रुपए दिए थे खसरा की वैक्सीन खरीदने के लिए, उसकी वैक्सीन खरीदी गई। लेकिन दुनिया में वैक्सीन बनाने के 3 या 4 बड़े प्लांट हैं, और वहाँ पे दुनिया में के बहुत सारे ममालिक में खसरे की बीमारी फूट पड़ी है, तो वहाँ पे आपको भारी से वैक्सीन मिलती है। और ये 1.5 करोड़ वैक्सीन जो है हमें ये 15 जून तक मिलेगी, और बाकी की वैक्सीन इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि वैक्सीन को एक पर्टिकुलर आप टेम्परेचर में रखते हैं फिर इफेक्टिव होते हैं, क्या आपके पास पंजाब में इस तरह के आपने स्टेप्स लिए हुए हैं कि आपकी वैक्सीनेशन जो आप मेडिसिन लेके जाते हैं उसको प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज हैं? क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट जो कबीना के साथ शेयर की गई उसमें तो बड़े खौफनाक चीजें बताई गई हैं कि बावर्ची खानों में पड़ी हुई है, डब्बू में बंद है, गर्मी सर्दी किसी को कोई ख्याल नहीं है। इसलिए बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिनको वैक्सीनेशन आपने जाके कराई भी है तो भी उनको ये मीजल्स की उनको शिकायतें हुई। ये बाकायदा कबीना की रिपोर्ट है जो हमने अपने प्रोग्राम में पहले शेयर कर चुके हैं। आपके पास क्या फैसिलिटीज हैं पूरे पंजाब में कि आप जिनको जाके आप उनको इंजेक्शन कराते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस उसकी बरकरार रहती है? पूरे पंजाब में जी जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट है, जो वैक्सीन को ठंडा रखने का जो सामान है वो दिया गया था अक्टूबर और नवंबर में। और अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में आप जाके देख सकते हैं कि कहीं भी कोई फ्रिज या ILR की जो इस चीज के ILR है उसकी कमी नहीं है। और जब वैक्सीन को यूज करने के
को के मुताबिक इफेक्टिव होने का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मीजल अगर वैक्सीन अगर आप 100 बच्चों को लगाते हैं तो 85 बच्चों में उनकी कुव्वत मुदाफत जो है वो डेवलप होती है, 15 बच्चों में उसकी कुव्वत मुदाफत डेवलप डॉक्टर साहब माजरत मैं आपको मैं टोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वहां पे फ्रिज रखे हुए हैं DHQs में, यहाँ तो 22-22 घंटे बिजली नहीं आ रही, तो ये फ्रिज क्या कर रहे हैं? फिर इसका मतलब दवाई तो ज़ाया हो रही है। और जो शिकायतें आ रही हैं कि आप उनको इंजेक्शन लगा भी रहे हैं, आपके पंजाब में या मुल्क में तो बिजली नहीं है, 22 घंटे 20 घंटे तो बिजली नहीं आ रही वहाँ पे। तो ये जो आप इनको दवाएं ये कहाँ पे रख रहे हैं? ये जो आप इसके मीजल्स के इंजेक्शन हैं या इसकी वैक्सीनेशन है, इसका कोई आपके पास कोई बैकअप अरेंजमेंट्स हैं या ये वहीं पर पड़े हुए हैं और वहाँ से उठाते हैं इंजेक्शन, अच्छे हैं बुरे हैं गर्म है सर्द हैं, आप लगवा देते हैं उनको? जी, जो INR फ्राहम किए गए हैं, अगर 4 घंटे बिजली आ जाए 24 घंटे में, तो ये उसका टेम्परेचर जो है वो अगले 20 घंटे मेंटेन रखता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अब जाहिर है लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो वैक्सीन आप किस तरह सेव रख सकते हैं? किसी जगह पे कोई ना कोई गलती काम है। तो हुआ है कि हमारे 10-10 12-12 बच्चे। अच्छा देखिए ना, दो किस्म की, एक तो कल हमने देखा जी 16 बच्चे जल गए। अब इसे आप प्लान्ड मिजरी कहते हैं, ये मनसूबा बंद मौत है जो हम अपने बच्चों को देते हैं जब हम वक्त पे उन्हें वैक्सीनेट नहीं करते और फिर हम लेम एक्सक्यूजेज ढूंढते हैं। लोग जो वालिदैन हैं जी वो अच्छा कौन से वालिदैन होंगे, मैं जहाँ मिलना चाहता हूँ उनसे जो इनकार करेंगे कि जी हमारे बच्चों को आप वैक्सीनेट अखबार में पढ़ी थी, एक डॉक्टर ने इनकार कर दिया कि हम आपके बच्चों का इलाज नहीं कर सकते, अस्पताल में जगह नहीं है। तो वो जो वालिद था वो 3 बच्चियों को वापस ले गया, उनमें से एक बच्ची जान बहक हो गई। देखें अगर आप टोटल फिगर्स देखें, 83% लोग इस मुल्क में, मैं बार बार कह चुका हूं कि वो नॉन साइंटिफिक मेडिसिन लेने पे मजबूर हैं। हमारा हेल्थ जो है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना टॉप पे। अब पहले वो सेंटर के पास थी, अब वो सूबों के पास आ गई है। इस ट्रांजिशन में जो काम खराब हुआ वो हमने सिंध में देखा जब ये सैलाब आए थे। इसी तरह तो मेरे ख्याल में ये एक इतना ही बड़ा काजी साहब आपसे एक अब मैं काजी साहब से जरा सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जैसे हमें कहते रहते हैं कि हम यहाँ पे इक़्तिदार के सेंटर में बैठे हुए हैं, तो ये पंजाब के सेंटर में काजी साहब आप बैठे हुए हैं। जो बात मैंने पहले भी डॉक्टर साहब से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन सवाल वो मेरा आपसे है कि हमें तो बताया गया था 5 साल में बहुत बड़ी गुड गवर्नेंस हुई है, सारी चीजें बदल के रख दी हैं, पूरा पंजाब बदल गया है, पाकिस्तान बदल गया है। तो वाकई बदल गया है पंजाब, आपका जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, नए पुल बने हैं, ये चीजें बदली आपकी, ये बिल्कुल इसलिए बेसिक आपकी फैसिलिटीज ये इंसान के जिंदा रहने की सबसे बड़ी आपको फैसिलिटी देनी चाहिए, जिसका हाल आप बता रहे हैं। बच्चे मार और लाहौर में मार रहे हैं, ये राजनपुर नहीं है, ये आपका सादकाबाद नहीं है, आपका कोई ओकाड़ा का कोई। देखिए आप हमारे शहर की बात तो कर रहे हैं, आपके शहर में आधा घंटा पानी जो आ रहा है। और मैं आज खबर पढ़ रहा था कि बुजुर्ग कह रहे हैं हमारे पास वजू का पानी नहीं है, तो वो भी इस्लामाबाद है, ये लाहौर है, तो कहानी एक जैसी, कोई हमारा मुकाबला नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये हाल है तो रिमोट एरियाज में क्या होगा? एक कॉलर लेने हैं मुझे, मुल्तान से कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया हुआ है, आपके तजुर्बाकार लोग बैठे हैं सारे जो बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि क्या गरीब के बच्चों का कोई भी नहीं है इस पूरे मुल्क में कि कोई उनके लिए कुछ कर सके? हम लोग 30-30 अरब रुपए रोड्स पे लगा देते हैं, मेट्रो बसों पे लगा देते हैं, 35 अरब रुपए तंदूरों में डाल देते हैं, 350 अरब गरीबों की इमदाद के नाम पे बेनजीर इनकम सपोर्ट में झोंक देते हैं। अगर ये इतना पैसा अगर ये तालीम पे लग जाता, अगर ये इतना पैसा सेहत पे लग जाता, तो क्या इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती थी? और सेकंड बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रायोरिटीज हमारी कब चेंज होंगी कि हम दिखावे की बजाय अगर कोई अच्छी चीजें करने पे लग जाएंगे। हम लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि लास्ट बात मैं मैडम करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत वैलिड पॉइंट जी। क्लासेस अब कब चेंज होंगी हमारी प्रायोरिटीज? मेरा ख्याल फैज साहब ने वो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात कर दी है, 3-4 ऐसी बातें कह दी हैं कि इसके बाद क्या ये कहने को रह जाता है। जो बात हम अभी ये काजी साहब के साथ मैं ये उनके साथ आर्गू करने की कोशिश कर रहा था कि हमारी आवाम भी इन शोबदाबादियों के से बड़ी मुतासर होती है, उनको नजर आनी चाहिए चीजें, वो इस तरह के स्टेप्स पे गौर नहीं करते। बाद चीजों का लॉन्ग टर्म आपका इंपैक्ट होता है। एजुकेशन अगर आप फैसिलिटीज देंगे, हेल्थ की लेंगे, ये वो चीजें जो नजर आने वाली नहीं है, लेकिन इनका आवाम से बड़ा बरह रास्त ताल्लुक है। आवाम भी शोबदाबादियों पे बड़े खुश रहते हैं, मदारी पान पे बड़े खुश रहते हैं, इसलिए रूलिंग लीड को सूट करता है कि इस तरह की इनको चीजें बना के दिखाएं जिनकी तरफ इशारा कर सकें कि हमने ये चीज खड़ी कर दी है, हमने ये प्रोग्राम खड़ा कर दिया, हमने
इस तरह के स्टेप्स लिए हैं। अवाम अपने सोशल नीड से बहुत बेपरवाह हैं। ये जब तक अपना दबाव नहीं रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। और वालिदैन से हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से यही दरखास्त कर सकते हैं कि जिनके बच्चों को खसरे की शिकायत आपको लग रहा है कि शुरू हो रही है, इन्हें फौरन अस्पतालों में दाखिल कराया जाए, बिल्कुल भी देर ना की जाए, फौरन इनको वैक्सीन दी जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाएं। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वैसे तो लोड शेडिंग के खिलाफ हर जगह एहतजाज हो रहे हैं। कल आज़ाद कश्मीर मीरपुर में पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया और लोगों ने टायर जलाया और मंगला पावर हाउस का रुख किया। और कल सारा दिन एहतजाज के बाद नतीजा ये निकला, इत्तलात ये हैं कि मीरपुर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे कामरान बुखारी हमारे साथ हैं। कामरान, इस वक्त सूरत हाल के बारे में बताइएगा, और क्या वाकई मीरपुर को कल लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया उस एहतजाज के बाद? जी शाजिया, बिल्कुल ऐसे ही है। कल एक्चुअली कुछ 6 दिन पहले से ये एहतजाज की थ्रेड की गई थी मीरपुर सिटीजन कमेटी की तरफ से। उसके नतीजे में आइस्को और वाबड़ा के दरमियान एक मुशावरत हुई। उसके बाद ये फैसला किया गया कि मीरपुर को 80 मेगावाट बिजली का कोटा मुख्तस किया जाता है। उस बेस पर महकमे वाबड़ा, जो कि आजाद कश्मीर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसने नोटिफिकेशन जारी किया जिस पर मीरपुर शहर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। और जो दही एरिया है, जो दही इलाके हैं, वहाँ 4 घंटे की लोड शेडिंग का नोटिफिकेशन जारी किया गया। अच्छा, ये बताइए कि अभी लोड शेडिंग में किस हद तक कमी है? यानी मीरपुर खास में तो बिल्कुल नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं हो रही जी। आज तो बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं हो रही। अलबत्ता सुबह 6 के लगभग थोड़ी देर के लिए बिजली ट्रिप हुई है, वो शायद मौसम की खराबी की वजह से, क्योंकि थोड़ी आंधी थी, गर्ज चमक थी, उस वजह से शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आया है। अदरवाइज लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही मीरपुर शहर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी। आपका एहतजाज तो हर जगह है, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस तरह का आप एहतजाज करें और लोड शेडिंग से मुस्तस्ना? नहीं, ये है असल में। मैं आज जो फिगर देख रहा था, वैसे तो फिगर्स बयान करते हुए बड़ा कहते हैं ना कि एक झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है और एक सरकारी आदाद शुमार होते हैं, मगर ये सरकारी नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट जो है मीडिया उसमें से देख रहा था कि एक 7,000 की अब ये कह रहे हैं जी कि है शॉर्टफॉल। अब उसमें जो है 10,500 जनरेट हो रही है और तकरीबन 17,500 चाहिए, ये बताया गया हमें, ये आज के जो फिगर्स हैं। और उसमें से भी जो कुछ जो है कराची को 700-750 जो है वो चली जाती है, जिस पे कजिया भी हो रहा है। फिर उसके बाद वाले कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, हमारी गैस आप ले रहे हैं। यही होता है जब वहाँ लोड शेडिंग शुरू हुई तो कह रहे हैं कि सियासी छोटा हो जाए, जब केक छोटा हो जाए तो भाइयों में इस तरह। अच्छा, अब मामला ये है कि इसमें से भी जो फिर कुछ 1500 मेगावाट ऐसे हैं जो VIPs को, हॉस्पिटल्स को, डिफेंस इंस्टॉलेशन को जाते हैं। तो ये मैं फिगर देख रहा था कि बाकी और कुछ इंडस्ट्री को 18 घंटे तक बिजली दी जा रही है। बाकी आपके पास कंज्यूमर के लिए बचता है 4,500 मेगावाट से 5,000 मेगावाट। अब इससे इन्होंने काम चलाना है। आज मीरपुर में फायर फाइटिंग हो रही है। अगर आज मीरपुर में हो गया तो चलो 2-4 दिन उनको दे दो, है नहीं, बिजली नहीं है, दे नहीं सक पा रहे। और मेरे ख्याल में क्लासरा साहब इस पे देखे क्या कमेंट करते हैं। जी क्लासरा साहब, क्या ऐसा ही एहतजाज हर जगह किया जाए कि हर जगह ही लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हो जाए इलाका? एक यहाँ पे 18वीं तरमीम हुई थी, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, मेरा ख्याल है आप भी किसी स्टेज पे इससे ये थक जाएंगे कि जो बात भी होती है ये 18वीं तरमीम से शुरू करते हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये बाकायदा तौर पर ये एक चीज़ मान ली गई थी कि जिस सूबे के पास या जिस इलाके के पास जो चीज़ वो पैदा कर रहे हैं, पहले उसकी ज़रूरियात पूरी होंगी, फिर दूसरे पाकिस्तान को दी जाएंगी। मसलन जो गैस पैदा कर रहे हैं सूबे, जो बिजली पैदा कर रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है कि पहले उनकी ज़रूरियात आप पूरी की जाए, उसके बाद सरप्लस है तो दूसरे सूबों को जाए। इसलिए आज़ाद कश्मीर के लोगों का मेरा ख्याल है राइट बनता भी है, एक ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट बनता है। आल तो पाकिस्तान के लाज उन पर अप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल कि जो चीज़ आपने पाकिस्तान के लिए तय की हुई है कि बलोचिस्तान है या आपके ये KPK है कि वहाँ की गैस है या जो वहाँ के ज़ख़ायर हैं वो पहले उन लोगों के लिए होने चाहिए। सेम मेरा ख्याल जब मंगला टाइम आपके लिए बिजली पैदा कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को भी नहीं मिल रही, तो ये तो एक तरह की ज़्यादती होगी कि आपको मुझे बिजली तो मिल रही हो लेकिन आज़ाद कश्मीर जहाँ पर पैदा हो रही है बिजली, वहाँ से सप्लाई हो रही है, उनको नहीं मिली। इसलिए मैं तो उनके साथ इस मामले पर इन प्रिंसिपल इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हैं मैं तो एग्री करता हूँ, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन बात आपकी ठीक है, इससे मैसेज जो है वो गलत जा रहा है।
और एक बात समझाने की है लोगों को भी कि 3-4 दिन थोड़ा सा रुक जाएं। ये अगर आपने 1 आध महीना या पूरे आपने 5 साल आपने भुगत लिए इतने बड़े अजाब में, नई हुकूमत आ रही है, वो दावे भी कर रही है, ड्रम बीटिंग भी हो रही है, उनके पास कोई प्लान्स भी हैं, उनके पास कुछ फैसले भी करने हैं। मौजूदा जो 3-4 दिन रह गए निगरानों को, ये कैसे रुक जाएं? जिनके मरीज अस्पतालों में तड़प रहे हैं, जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा, जिनके बच्चे प्यासे हैं, जो लोग बीमार हैं, वो कैसे सब्र कर लें? आप 3 दिन की बात कर रहे हैं, 1 घंटा सब्र नहीं होता। शाजिया हो ये रहा है यहाँ पे कि जो फैसले अगर ये निगरानों ने किए या ब्यूरोक्रेसी ने किए, अब थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट का मुझे रोल प्ले करने दें, तो कल को यही ये नई हुकूमत आएगी, ये उनके खिलाफ केसेस बना देगी कि आपने 3 दिन पहले अरबों रुपए क्यों रिलीज कर दिया, आपका इसमें क्या कमीशन था, नैब FIA ये पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। हमने माजी में देखा है कि बहुत सारे फैसले जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स ने किए थे, ये उन्होंने इनको आप बैठ के इन्वेस्टिगेशन किए हैं, मुकदमे दर्ज किए हैं, अभी तक वो पेशियां भुगत रहे हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी में फैसले करने की कुव्वत नहीं बच गई, अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर, अपने पक्ष प्रिविलेज से ज्यादा कुछ सोचने को वो ये तैयार ही नहीं है, जो ये काम उनको करने चाहिए थे। इसलिए मैं समझता हूँ ये आपके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े फैसले हैं, ये निगरान हुकूमत नहीं कर सकेगी। आपको याद होगा कि खोसो साहब ने ऑर्डर किए थे 20,000 रुपया दे दें, उन्होंने उसमें से 5,000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से दिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि जल्द अज जल्द जैसे इजलास बुलाया गया है 5 तारीख तक, अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम आ जाते हैं तो मेजर फैसले जो रिलीजेस के, जो आपने पैसे देने हैं, पेमेंट्स करनी है, एल खरीदने, वो मेरा नहीं ख्याल कि इन 3-4 दिनों में कोई फैसला उस और यकीनन हलफ उठाने के बाद मियां नवाज शरीफ की पहली प्रायोरिटी यही होगी कि बिजली के बहरान पर कैसे काबू पाया जाए। हाँ, मेरे ख्याल में वक्त भी जरा वो शिकायत वाली बात कर जी क्लास साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल खबर यह है कि प्रोग्राम की शिकायत क्या की गई है? कल हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, आपको याद होगा, अभी भी वो शायद पेपर मेरे पास मौजूद है। ये वो पेपर है जो वजारत खारजा ने, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कल उन्हें वहाँ पे शेयर करनी थी, अपने थे, उन्होंने बड़ा इसको सीक्रेट रखा हुआ था, क्लासिफाइड रखा हुआ था। तो कल जब सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब वहाँ पे पेश हुए हैं इजलास में, तो सबसे पहली कंप्लेंट उन्होंने ये की है, जी आपके यहाँ से लीक हुआ है, आप देखें कि मैं इजलास में आ रहा, मैंने टीवी पे सारी चीज़ें चलती देखी हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रोग्राम में आई हैं। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर आपको मीडिया के जरिए सारा कुछ पता चलना, फिर हमारी ब्रीफिंग का, हमारी इंक्वायरीज का या हमारी चीज़ें बताने का क्या फ़ायदा। बाद में मेरी, अच्छा ये बंद कमरे के इजलास में सारी बातचीत हुई है, बाद में मेरे सुगरा इमाम साहब हैं जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की, मेरी उनसे बात, मैंने कंफर्म किया कि ये बात वैसे ही कि हमें बताई गई है या बाकी इसमें सच्चाई है। तो सुगरा इमाम ने भी कंफर्म किया इस बात को कि जलील अब्बास जिलानी साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहले यही शिकायत की है कि दुनिया टीवी का जो प्रोग्राम है, खबर तो ये, उसमें सारे डॉक्यूमेंट चल रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी जो उनके ख्याल में बात ठीक नहीं, लेकिन हमारा काम है कि हम पहले से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन लेके आए। तो ये शिकायत मैंने कहा मैं आपके नाज़रीन आप तक पहुँचा दूँ जो कल की गई है। बहरहाल ये तो राइट है हमारा कि हम इन्फॉर्मेशन जो है वो बर वक्त पहुंचाएं और सबसे पहले पहुंचाएं। और दुनिया न्यूज के क्रेडिट पे ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो दुनिया न्यूज ने सबसे पहले आवाम तक पहुंचाई। हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम खबर जो है वो हकाइक पर मबनी पहुंचाएं, बिल्कुल सेहत जो है वो ठीक हो, वो उस खबर को खुदा न खास्ता खसरा ना हो जाए या मतलब है कि वो दुरुस्त हो। तो ये अब इट्स पीपल्स राइट टू नो कि मेरे ख्याल में अभी जी क्लासा साहब, एक और आम खबर जो कल भी आपने डिस्कस की थी कि साबिक अरकान असम्बली अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें हमारे खानदान वालों को वीज़े लेकर दिए जाए। मुझे ब्रेक का बोला जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्लासा साहब। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जी क्लास साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कल भी हमने खबर दी थी कि किस तरह साबिक अरकान असम्बली वजारत खारजा पर अभी भी दबाव डाल रहे हैं वीज़े लेने के लिए अपने और अपनी फैमिली के लिए। शाहजहा, इसके साथ पहले मैं ये बता दूं कि ये कल जो यहाँ पे इजलास हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास समझा जाता है। किसी भी मुल्क की फॉरेन कमेटी का इजलास हो, वो भी सेनेट का हो, तो ये अच्छी खासी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। एजेंडा भी बड़ा अहम था, 4 रुकनी 4 पॉइंट्स इनका एजेंडा था, जो आप कह सकते हैं अहम एजेंडा था। और जो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ थी, मैं कल भी खुद 3 घंटे इसको मैंने अटेंड किया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसमें यह थी सिर्फ 3 लोग वहाँ पे शरीक हुए। 12 रुकनी कमेटी में से 3 मेंबर शरीक थे, बाकी लोग आए ही नहीं है कमेटी की मीटिंग एड्रेस करने को। मैं आपको नाम बताता हूँ कि जो लोग आए हैं और जो नहीं है। एक
और एक मरले पे सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे, 2 सेनेटर थे वहां पे जो बैठ के पूरी प्रोसीडिंग को सुनते रहे या क्रॉस एग्जामिनेशन करते रहे फॉरेन ऑफिस के लोगों से। इससे देख लें लैक ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो चुकी है हमारे पार्लियामेंटेरियंस में। अपर हाउस की बात कर रहा हूं, मसलन कौन कौन लोग थे जो मेंबर हैं इसकी फॉरेन कमेटी के, बड़े सीनियर लोग हैं जिनको कल होना चाहिए था। बहुत अहम इश्यूज आ रहे थे, नाम बता देता हूं। और कल वहां पे जो 3-4 लोग थे पहले उनका सुने। हाजी अदील साहब हैं ANP के, वो चेयरमैन है इसके, और सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब थे, उस सुगरा इमाम थी, और फरहतुल्लाह बाबर साहब थे। थोड़ी देर के लिए गफूर हैदरी साहब आए, वो बैठ के चले गए, और थोड़ी देर के लिए मुशाहिद हुसैन साहब आए, वो भी चले गए, फिर वापस आए। सो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड बता रहा हूँ। जिन लोगों को आना चाहिए था उनका नाम सुन लें, जो नहीं है। आप भी बड़े हैरान होंगे, जो हमें सुबह शाम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सुनाते भी रहते हैं, बताते रहते हैं। यहाँ पे एतजाज हसन साहब इसके मेंबर हैं, एतजाज हसन साहब कल इस मीटिंग में नहीं शरीक हुए। इसके बाद बाबर खां गौरी साहब हैं, वो इसके मेंबर हैं, वो शरीक नहीं हुए। इसके बाद सेनेटर मिसेज सहर कामरान साहब हैं, वो शरीक नहीं हुई। इसके बाद सेनेटर जहांगीर बदर साहब हैं, वो इसके मेंबर हैं, वो यहाँ पे नहीं है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, वो कमेटी में नहीं है। मुजफ्फर हुसैन शाह साहब हैं, और सेनेटर इसाक डार साहब हैं, वो भी इस मीटिंग में शरीक नहीं। चलो मान लेते हैं डार साहब मसरूफ होंगे। ये बड़े अहम और मेच्योर लोग हैं, ये कोई आम पार्लियामेंटेरियंस नहीं है। इतना अहम एजेंडा जो हमने कल भी शेयर किया, पाक इंडिया रिलेशनशिप, इस पर डिस्कस में, बल्कि कल मुझे जो बताया गया इन्होंने बंद कमरे में ब्रीफिंग दी गई है पाक चाइना रिलेशनशिप पे, जो चाइनी प्रीमियर आए थे। तो क्या जाहिर करते हैं उनका ना होना कि कितना इंटरेस्ट है हमारे इन लोगों को मुल्क के इश्यूज से? ये अब आपको जो मैंने कल वहां पे एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट देखा। मैं बड़े 15-20 साल से ये कमेटीज को इनको मैं कवर कर रहा हूँ, बड़ी अहम समझी जाती है, और हमने लाइव कवरेज भी देखी है उनकी। USA की कमेटीज को देखा, कितना बड़ा एक सीरियस फोरम होता है, भरी हुई कमेटी होती है जहां पे बैठ के ग्रिलिंग करते हैं। और कल जिस तरह के 2 लोग बैठे हुए हैं, और वहां पे इतनी सारी एक टीम आई है फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स की जो आपको ब्रीफिंग देने के लिए मौजूद है, सिर्फ 2 सेनेटर मौजूद हैं और एक चेयरमैन बैठे हुए हैं। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट तो बड़ी विजिबल है। अब इसमें शायद उनको कोई, हालांकि इनको TADA मिलता है, इनको पैसे मिलते हैं, अगर ये उसमें आते कमेटी में इनको मिलने चाहिए थे। एक तो ये है जो इससे रिलेटेड चीज़ है। कल हाजी अदील साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं और इंतहाई उनकी कुर्बानियां जमहूरियत के लिए। एक कल उनके साथ हाथ किया है फॉरेन ऑफिस वालों ने, और जिसपे वो खासे गुस्से में भी थे कि इन्होंने मांगे थे कि हमें नाम दिए जाए उन एक्स पार्लियामेंटेरियंस के जो अपने खानदान के और अपने बच्चों के वीजे लगवाते रहे हैं, इससे प्रोटोकॉल से वजारत खारजा को इस्तेमाल करते रहे और फ्रांस, UK, इटली, जर्मनी जाते रहे। उन्होंने सबसे पहला नाम जो हाजी अदील साहब का ऊपर लिखा हुआ था, जो लिस्ट पेश की गई है 460 और ये 56 लोगों की, हाजी अदील साहब जो उस कमेटी के चेयरमैन है, उनका नाम सबसे ऊपर था। तो उस पर हाजी अदील साहब ने खासा गुस्से का इजहार किया, जी हमने आपसे कहा था कि साबिक अरकान का बताएं, जो सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस है उनका तो राइट बनता है कि आप उनको फैसिलिटेट करें। उन्होंने बाहर जाना है, दौरे करने, सरकारी वो हो रहे हैं। ये बाकायदा इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस ने लॉ बनाया हुआ है। लॉ क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसा कानून में तो नहीं है कि पार्लियामेंटेरियंस को भी वीजे लगाएंगे और उनके बच्चों को और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये लगवा के देंगे। और अगर किसी वक्त हम पूरी लिस्ट डालें कि कौन कौन लोग हैं जिनके बच्चे और उनके ग्रैंड बच्चे और फिर उनकी माँ, उनके बाप, उनके बहन भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। देखे ना, वतन अजीज में 2 किस्म के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया, जिन्हें खसरे का टीका नहीं लगता। एक वो बच्चे हैं कि जाहिर है जिन्हीं के पास किराया है आने जाने का, वहां रिहाइश का भी। तो ये जो तकसीम है ना बच्चों की, ये सबसे बड़ा अजाब यही है। ये जो हमने तबकात में तकसीम कर दिया है, और डेमोक्रेसी का अलमिया भी यही है कि ये इन बच्चों को हम अपना बच्चा नहीं समझते। हम इनके लिए वीजे नहीं मांग रहे, चंद टके की हम मांग रहे हैं वैक्सीन, और वो भी नहीं मिलती। अच्छा काजी साहब, इससे रिलेटेड ये बच्चों की आपने बात की कि कल ही हमने अपने प्रोग्राम में ये चीज़ लेके आए थे कि वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जाने से पहले 60 के करीब पॉलिटिकल अपॉइंटीज उन्होंने बाहर के सफारत खानों में मुकर्रर किए हैं। और कल उसकी जो डिटेल बताई गई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, शॉकिंग थी। और एक मरल जिस तरह डिफेंड कर रहे थे वजारत तिजारत के सेक्रेटरी मुनीर कुरैशी साहब, और हैरानी हो रही थी कि किस तरीके के ये मिल के पॉलिटिकल हुकूमतों को करप्ट भी करते हैं, उनके साथ मिल के मेरिट को ये कंप्रोमाइज करते हैं। और कमेटी ने एक स्टेज पे कहा जी मिट्टी पाओ जी, जो होना था हो गया। मुशाहिद हुसैन साहब कहते हैं छोड़ें जी, अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, उन्होंने जाना था चलेगा, अब हम बैठे लकीर को पीट रहे हैं, इसका क्या फायदा। अच्छा, सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब बड़े हैरान थे कल वाली मीटिंग, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्हें पहली दफा पता चला, जिनके नाम हमारे पास इस फरिस्त में भी मौजूद हैं, कि हमारी हुकूमत ने, और ऑफ कोर्स वो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि अगरचे 4 सीट हमारी हुकूमत में बनती है पीपल्स पार्टी में, तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे वज़ीर आज़म ने 11 के करीब लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर थे उनको बैरून मुल्क सफीर कैसे लगा दिए। वो हैरान हो रहे थे कि इन फौजियों का, रिटायर फौजियों का ये सफारतकारी से क्या काम है। ये डिस्टॉर्शन ऑफ आपको इंस्टीट्यूशंस बता रहा हूँ, रोल बता रहा हूँ, जिस वजह से जो काजी साहब बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं एक दूसरे को डबल ट्रिपल हो रहे हैं और लोगों से मैनेज नहीं हो रहा। 11 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल
पीपल्स पार्टी हुकूमत ने इनको बैरून मुल्क सफीर लगाया है, और उस पर बाबर साहब हैरान थे और उन्होंने बकायदा उनसे पूछा फॉरेन ऑफिस से कि आप लोग को एडवाइस नहीं करते इनको, ये प्राइम मिनिस्टर जब लगाए जा रहे थे तब किसी को कोई इल्म नहीं था क्लासरा साहब, अब जब उनकी गवर्नमेंट गई अब सबको याद आने लगा जब हम लेफ्ट लगा दिए। बिल्कुल, जब हम तबसरे करते हैं तो कहते हैं जी वो एस्टेब्लिशमेंट जो है हमें हिलने नहीं देती। हम देखें ना, हमारी जमहूरियत की कुर्बानियां देखें, फौज तो जब पावर में आते हैं तो वही बेनिफिशरी हैं। ये अजीब मामला है। बिल्कुल, जाने के बाद अगर हाँ जी प्लीज, अगर थोड़ा सा टाइम है तो लास्टली मैं बता दूं, मैंने बताया था कौन से खतून अफीसर हैं, शायद हो सकता है 2-4 हमारे नाज़रीन इंतजार में बैठे हों कि जिनकी लंदन में पोस्टिंग हुई और उन्होंने जाने से इनकार किया है। कल जब कमेटी मीटिंग में ग्रिलिंग शुरू हुई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अफसरान के मुनीर कुरैशी साहब बैठे हुए उनको डिफेंड कर रहे थे अपने बहुत सारे गलत फैसलों को, तो उन्होंने एक यूनिक केस पेश किया। जो हमारी एक बहुत बड़ी ऑफिसर है, उनकी हमने लंदन में पोस्टिंग की ट्रेड कमिश्नर के तौर पर, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इससे देख लें हमने कितनी ट्रांसपेरेंट की है। तो किसी ने उनसे पूछा नहीं कि अगर वो नहीं जाना चाह रही थी लंदन तो उन्होंने अप्लाई क्यों किया था, क्योंकि इसके लिए लम्स का टेस्ट होता है, इसका इंटरव्यू होता है, और बकायदा उसकी भी डिटेल बताई गई है कि 70-80% नंबर इन्होंने इंटरव्यू के रखे हुए हैं और 20% इन्होंने उसके रिटन एग्जामिनेशन के रखे हुए, जिस पे कमेटी मेंबर हैरान थे कि ये क्या आपने टूल रखा होगा, 80% नंबर आपके पास हैं, अब जिसको चाहे ज्यादा नंबर दे दे, जिसको चाहे कम कर लें, और इसी बेसिस की बुनियाद पे इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, उनके बच्चों को प्राइवेट सेक्टर या हुकूमत से उठा के बाहर भेजा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की यहाँ पे ये जो बच्चों वाली बात काजी साहब ने की है, ये बच्चों के मामले बड़ी दूर तक जा रहे हैं। ये गरीब वालों बच्चों की जो कहानी जो है वो इन अमीरों से डिफरेंट है। वीजा लेने के लिए इनके लिए अलहदा सरकार मौजूद है, इनको बाहर पोस्टिंग करवानी है, इनके लिए एक अलहदा सरकार मौजूद है, और ये ब्यूरोक्रेसी अपनी नौकरियां, पोस्टिंग, ट्रांसफर और अपने पक्ष लेने के लिए इनके साथ किसी हद तक जाके वो इनसे कोऑपरेट करने को तैयार है। कल मैंने मुनीर कुरैशी साहब को जिस डेडिकेशन से दिफा करते देखा है कि उन्होंने क्यों ये गलत किस्म की वहां पे उन्होंने पोस्टिंग की है, मैं तो बड़ा मुतासिर हूं। अच्छा, अब ये देखें ना, फिर अब हमें हैरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास बिजली क्यों नहीं है, हमें हैरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे बच्चे पोलियो से। मेरे पास ये जो एक हेयरिंग हुई है, इसमें ये जो पंजाब बैंक का इशू था क्लासरा साहब, इस पर मैं देख रहा था कि ये शुरू तो 9 बिलियन से हुआ था, मगर बाद में जब एक बनाई आफ्ताब सुल्तान साहब की रिपोर्ट, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ये जिम्मेदारी दी थी, तो उन्होंने कहा कि 76.178 अरब रुपए जो हैं वो इसमें करप्शन की नजर हुए हैं। और उसमें जो बैंक के डायरेक्टर साहिबान थे उनका भी नाम आया है, फरीद मुगीज साहब हैं, गौहर एजाज साहब, मियां लतीफ और खुरम इफ्तिखार साहब हैं। ये 4 लोग हैं जिन्होंने एलिजिडली जो है वो कनाइवस के साथ ये रिपोर्ट ये बता रही है कि अपनी कंपनीज के लिए लोन लिए हैं, और अब कोर्ट को यह भी बताया जा रहा है जी कि इनसे हम पैसे किसी हद तक वापस ले रहे हैं। तो ये अच्छा, अब आखिर में सारी जो कहानी निकली है वो कह रहे हैं कि अब इसको जो है वो खैर से प्राइवेटाइज ही कर दिया जाए, इसको इकट्ठा, पहले इसको खाली करो, पहले आके इसको अंदर से जो है वो इसको खोखला करो और फिर इसको बेच दो। मगर आज फिर इसकी हेयरिंग है और हम ये तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और जो लोग जिन्होंने ये गड़बड़ की है उनको वो सही थोड़ी सी बात कर लें। कैसा क्लासर साहब, आज यौम तकबीर है, 28 मई 1998 का दिन जब 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एक एटमी क़ुव्वत बनाया गया। हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बात हो, इस दिन की अहमियत के हवाले से हम बात कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं वो बिजी, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। आज उन्हीं की काविशों का नतीजा है, पूरी कौम डॉक्टर साहब आपको सलाम पेश करती है, आपकी काविशों की वजह से, आपकी मेहनत के नतीजे में आज पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। नहीं, बात यह है कि पाकिस्तान को किसी को बाहर से मैली आंख देखने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि ठीक था उस वक्त का जो इशू था, हमें याद है, हम भी यही कह रहे थे जी कि इतने पैसे खर्च किए तो अब आप इसे एक्सप्लोड करें। इंटरनेशनल प्रेशर भी था, इसका का सारा क्रेडिट जो है मियां नवाज शरीफ साहब भी लेते हैं और डॉक्टर साहब भी लेते हैं। मगर मामला क्या हुआ? मामला शाजिया ये हुआ कि हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाया था, आजकल हम इसकी हिफाजत पे मामूर हैं। तो हम एक ऐसी एटमी ताकत हैं कि जिसके यहाँ बिजली नहीं है, जिसके यहाँ जो बच्चे जो हैं वो उनके पास वैक्सीन की चंद पैसों की वैक्सीन जो है वो नहीं है, पोलियो से जो है वो बच्चे मारे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो बात यह है कि जो लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन वो उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए जो है वो नलीफाई हो जाती है कि जब आप ये देखते हैं कि बेसिकली आप अपने दिफा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 1130 बच्चे डेली मर जाते हैं इन बीमारियों की वजह से, तो बच्चों का काउंट दिफा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो भी जहाँ है वो अच्छी बात है क्योंकि बड़ी थ्रेट्स थी इंडिया से, और ये भी कहा जाता है कि हमने जो एक डेटरेंस जो है वो हासिल किया, लेकिन क्या अवाम का दिफा हुआ या नहीं हुआ, इस पे क्लासर साहब आप क्या कहेंगे आज के दिन पर? मैं कायद साहब आपसे ये बिल्कुल फुली एग्री करता हूँ, बड़ा खूबसूरत आपने इस पर तबसरा किया, मेरे भी वही जज्बात हैं
कि जिस मुल्क में ये हालत हो रही है कि ये बच्चे आपके मार रहे हो, यहाँ पे आपको डेंगू वायरस आपसे ना काबू में हो रहा है, और हमें बताया गया था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं और इससे बिजली के मसाइल के हम हज़ारों मेगावाट इससे बिजली पैदा करेंगे। मैंने तो कभी नहीं सुनी कि आपने न्यूक्लियर को यूज़ किया हो। वो जो हमें बताया जाता है डॉक्टर कदीर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 28 मई का दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बटन दबाया और चागी का जो स्याह पहाड़ था वो सफेद रोशन हो गया। क्या कहेंगे जब आप उस दिन को याद करते हैं, क्या महसूस होता है उस दिन की अहमियत के हवाले से? जी 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 डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? जी शादी आ रही है, बात बोलिए। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आज का दिन जब आप याद करते हैं, 28 मई 1998 का दिन जब आपने बटन दबाया, 5 एटमी धमाके हुए, क्या याद दिलाता है आपको वो दिन? बीबी बहुत ही प्यारा दिन था, अल्लाह ताला वो मुबारक करे। मैं तो ये कहता हूँ कि उसको इसी तरह मनाना चाहिए जिस तरह हम 14 अगस्त मनाते हैं, बजाय इसके हम 6 सितंबर मनाते हैं। जो हम हारिस हैं 80 इस तरह वो ये 28 मई है, इसको तारीख का दिन मनाना चाहिए, पूरे मुल्क में जश्न चाहिए। तरह ने एक कुव्वत और हम दुनिया इस्लाम के पहले एटमी कुव्वत बने और दुनिया के 7वीं एटमी कुव्वत बने और एक नाकाबिल तस्वीर दफा अल्लाह ताला ने मुहैया कर दिया। तो खुशी बहुत होती है, लेकिन दुख भी ये होता है कि तरक्की से हमने कोई फायदा नहीं उठाया और हमारी मईशत तो तमाम दूसरी हालत अमन अमान वो तबाह हो गया। जी कुछ ऐसा ही भी ख्यालात हैं। ये जो हम कह रहे हैं ठीक है, ये हम एक न्यूक्लियर क्लब में तो डॉक्टर साहब चले गए, लेकिन जो हमने जो दिफा ज़ाहिरा दिफा के लिए बनाया गया था, मगर हम अपने मुल्क के सरहदों के अंदर अपने लोगों का कुछ सेहत की पॉलिसियाँ ला के, तालीम की पॉलिसियाँ ला के, हम कोई हाउसिंग की पॉलिसियाँ ला के उनका यहाँ दिफा में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इसको इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए बात सीधा ये उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, हमने तो मुल्क को बचाने की कोशिश की, बचा दिया और उनको वक्त दिया कि वो मुल्क की पर तवज्जो जैसा कि तालीम पर और माशी तरफ। डॉक्टर साहब, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमें आपकी आवाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे पाई। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने भी एग्री किया और ये बात उन्होंने कही कि जहां हमें दीगर टेक्नोलॉजीज हासिल करनी चाहिए। अब ये टेक्नोलॉजी सेहत के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये हो सकती है, इस टेक्नोलॉजी से आप बिजली, अब खैर बिजली के तो अच्छा काई साहब, मुझे एक आखिरी खबर उस पर जरूर बात करनी है फेसबुक की। कि फेसबुक भले ही आपको दोस्तों से बात करने का, जो दूर बिछड़े हुए आपके दोस्त हैं, आपके खानदान वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बात करने का एक जरिया है, लेकिन कराची में एक ऐसा वाकया पेश आया है कि कराची में कस्टम ऑफिसर का 13 साल बेटा था मुस्तफ़ा, उसकी एक अनजान लड़के से दोस्ती हो गई फेसबुक पर और वो उस अनजान लड़के से मिलने के लिए चला गया। और जब वो मिलने के लिए गया तो उस लड़के के भाइयों ने उसको अगवा कर लिया और उसका बाप जो ताजिर था उससे 5 करोड़ तावान का मुतालिबा किया। वजह क्या थी कि बच्चा उसको जानता नहीं था, सिर्फ फेसबुक पे एक बार उसकी दोस्ती हुई, मिलने गया तो अगवा कर लिया गया। तो तमाम बच्चों से हम यही दरखास्त कर सकते हैं, इल्तजा कर सकते हैं कि इस तरह फेसबुक पर अनजान लोगों से दोस्ती मत कीजिए। ठीक है फेसबुक पे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको इस तरह कोई मिलने के लिए बुलाता है तो प्लीज इससे अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप भी किसी कल ही मेरी बात भी मेरी हो रही थी, हमारे जो हैं दोस्त उनसे बात हो रही थी कि ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बिल्कुल पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। आप किससे बात कर रहे हैं और बच्चों पे थोड़ी नजर रखिए। बच्चा मिलने जा रहा है तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते आप इंटरनेट ना देखें या ऐसे ना करें, लेकिन बहरहाल ये कि उन पे एक चेक होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल क्लासेस साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि जो आपने जो फेसबुक की बात की है कि वो काजी साहब वाली बात को मैं आगे लेके बढ़ूंगा कि हम पेरेंट्स जो हैं कितनी हद तक उन पे इन्फ्लुएंस और चेक रख सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स के ये बड़ी एक डेंजरस वर्ल्ड है, जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है उतनी इसके साथ साथ ये डेंजर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर मेरा ख्याल सामने आनी चाहिए, इसके बाद आगे बढ़नी चाहिए। कराची के मैं रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस की फर्दर हमें फॉलो अप स्टोरीज चाहिए। पिछले कोई 48 घंटों में 24 घंटों में कोई अच्छा फॉलो अप नहीं आ रहा, जो मैं एज ए रिपोर्टर इंटरेस्टेड हूं कि और इसके पीछे वो कौन लोग थे, वो कहां से आए थे, उन्होंने कैसे उसको इस्तेमाल किया है, इसका कोई ना कोई अच्छा फॉलो अप मेरा ख्याल है मीडिया को सामने लाना चाहिए इसका और इसमें से कुछ नई चीजें निकलेंगी मुझे लगता है। बिल्कुल, और पेरेंट्स को खासतौर पर बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है मना तो नहीं कर सकते, लेकिन एक हद तक बच्चों को रोक जरूर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। काइल साहब और क्लासा साहब प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@duniatv.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।